सुबह का समय था। रघुनाथ जी के घर के बाहर पूरा परिवार बैठकर मटके बना रहा था। वहीं दूर एक पेड़ के नीचे नंदिनी बैठी हुई थी। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। सुबह से शाम तक बस काम और काम, पर सास को जरा भी तरस नहीं आता मुझ पर। अरे नंदिनी, वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आराम ही फरमाती रहोगी या यहाँ आकर थोड़ा हाथ भी बटाओगी? आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। इस घर में तो चैन से 2 घुट पानी पीना भी गुनाह है। 2 मिनट छाव में क्या बैठ गई, सबको परेशानी होने लगी। दोपहर हो जाती है। रघुनाथ जी अपने तीनों बेटों के साथ अपनी मटके की दुकान पर थे। अरे रघुनाथ भाई, सच मानो तुम्हारे घर के बने मटकों की बात ही कुछ और है। एकदम लोहे जैसे पक्के और मजबूत। पूरे बाजार में घूम लो पर ऐसा मटका कहीं नहीं मिलता। सब आप लोगों का आशीर्वाद है भाई साहब। भाई साहब, अगले हफ्ते हमारे यहाँ नए डिजाइन वाले मटके भी आने वाले हैं। अपने घर की औरतों को भी बोलना कि एक बार आकर जरूर देखें। ऐसे ही समय बीत जाता है और रात हो जाती है। रघुनाथ जी और तीनों बेटे घर आ चुके थे। सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। माँ जी, मैं कह रही थी कि अब आपकी उम्र हो गई है। इस बुढ़ापे में आप क्यों फालतू में पूरे घर का लेन देन संभालती हो? वो घर की चाबियों का गुच्छा अब आप मुझे सौंप दो ना। हाँ बहू, मैं तेरी चालाकी अच्छे से समझती हूँ। जब से तू इस घर में आई है, तेरा मन किसी काम में नहीं लगता। बस इस घर की चाबियों पर तेरी नजर रहती है। चाबियाँ मैं तुझे तभी दूंगी जब तूने कभी मेरे पैर दबाए होंगे। पैर दबाने की बात करती है बुढ़िया। पैर क्या, मेरा बस चले तो एक दिन तेरा गला ही दबा दूं। नंदिनी, चुपचाप अपना खाना खाओ और ये फालतू की बातें बंद करो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। गंगा देवी और रघुनाथ एक साथ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। देखिए जी, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं। मैं सोच रही हूँ कि विवेक और आलोक बड़े हो गए हैं तो उनकी शादी जल्द कर देनी चाहिए। हाँ, तुम बात तो एकदम पते की कह रही हो। मेरी तो ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि जो भी बहुएं आए वो इस बड़ी बहू नंदिनी जैसी बिल्कुल ना हो। अगले दिन रघुनाथ जी और गंगा देवी पास वाले गांव में पहुंचते हैं। दोनों शीतल और कोमल को देखने आए थे। रघुनाथ भाई साहब, हमारी दोनों बेटियां शीतल और कोमल एकदम संस्कारी हैं। घर के काम के साथ साथ वो व्यापार भी संभालती हैं। हमारी बाजार में एक मटकों की दुकान है। दोनों मिलकर उसे चलाती हैं। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे लड़की अभी घर पर नहीं दिख रही, कहाँ है वो? जी, वो दोनों इस वक्त दुकान पर ही हैं। तो फिर ठीक है, आप लोग हमें अपनी दुकान पर ही ले चलिए, हम वही उनसे मिल लेते हैं। सुनीता और सुरेश गंगा देवी और रघुनाथ को बाजार में ले जाते हैं, जहाँ कोमल और शीतल दुकान का काम संभाल रही थी। शीतल, कोमल, देखो कौन आया है। बेटा, ये तुम्हारे होने वाले सास ससुर, ये तुम दोनों को देखने आए हैं। शीतल और कोमल जल्दी से रघुनाथ और गंगा देवी के पैर छूती हैं। प्रणाम माँ जी, प्रणाम बाबूजी। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कोमल, जल्दी से पानी दो बाबूजी और माँ जी को। लीजिए माँ जी, ये हमारे मटके का एकदम ठंडा पानी है। वाह भाई साहब, पानी तो सच में फ्रिज जैसा ठंडा है। और लड़कियाँ तो एकदम लाखों में एक है। जैसी हमें अपने घर के लिए बहुएं चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही है। मुझे तो रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। बेटा शीतल, कोमल, तुम दोनों बताओ, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? बाबूजी, जब आप लोगों ने हमारे लिए ये रिश्ता देखा है तो कुछ सोच समझ कर ही देखा होगा। आप लोगों ने जो फैसला लिया है वो हमें मंजूर है। हम शादी के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर आप लोगों को ये रिश्ता अच्छा लग रहा है तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। बस तो फिर बात पक्की है। अब जल्दी ही अच्छा मुहूर्त ढूंढकर शादी कर देते हैं। कुछ समय बीत जाता है। शीतल और कोमल की शादी हो चुकी थी। आज उनका गृह प्रवेश हो रहा था। आओ मेरी बच्चियों, दाहिना पैर आगे रखकर घर में कदम रखो। हाँ हाँ, कर लो सारा ड्रामा। नई नई बहुएं आती है तो ऐसे ही सती सावित्री बनने का ढोंग करती है। 2-4 दिन बीतने दो, जब बर्तन बजेंगे ना तब इनका असली रूप सामने आएगा। नंदिनी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और सब बहुओं का स्वागत करने में लग जाते हैं। भाभी, आप दोनों कितनी प्यारी लग रही हो। आप दोनों के साथ मेरी खूब जमेगी और हाँ, हम एकदम पक्की सहेलियों की तरह रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अब से हम ननंद भाभी कम और सहेलियां ज्यादा हैं। अगली सुबह शीतल और कोमल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती हैं। साफ सफाई करके वो सबके लिए नाश्ता भी तैयार कर देती हैं। वाह, दिन निकलने से पहले घर एकदम शीशे की तरह चमक उठा है और नाश्ता भी तैयार है। इसे कहते हैं संस्कारी बहुएं। तभी नंदिनी वहाँ आ जाती है, जो कि अभी अभी सोकर उठी थी। अरे माँ जी, इतनी जल्दी हवा में मत उड़िए। ये सब बस 2-4 दिन का है। नई बहुएं है ना, तो बस आपका दिल जीतने का दिखावा कर रही हैं। चुप कर कलमुही, तुझे तो बस दूसरों में कमियां निकालना आता है। नंदिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद दोपहर हो जाती है।
तेज धूप में भी शीतल और कोमल बाहर बैठकर मटके बना रही थीं। गंगा देवी उन्हें देख रही थीं। देख रही है महारानी, इसे मेहनत कहते हैं। तुझसे तो धूप में एक कदम नहीं चला जाता और वो दोनों धूप में मटके बना रही है। थोड़ी शर्म कर, जाकर उनका हाथ बटा। बस खा खा कर मोटी होती जा रही है। अरे माँ जी, मोटी मैं नहीं हुई हूँ। वो तो कल रात को मैंने 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ली थी तो पेट फूल गया है। और रही बात काम की, तो वो मैं करती ही हूँ। चल चल, काम छोर कहीं की। नंदिनी गुस्से में वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। लाइट गई हुई थी और घर में बहुत गर्मी थी। शीतल हाथ वाले पंखे से गंगा देवी को हवा कर रही थी और कोमल उनके पैर दबा रही थी। वाह, क्या मक्खन लगा रही है सासू माँ को। सब पता है मुझे। ये सब सेवा विवाह जो ड्रामा चल रहा है ना, वो सीधा घर की चाबियों के लिए चल रहा है। अरे ओ, दूर खड़े होकर जासूसी करने वाली महारानी, वहाँ खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? मैं तो बस देखने आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। देख बहुएं ऐसी होती है जो सास की बिना बोले सेवा करे। नंदिनी वहां से चली जाती है। अगले दिन दोपहर को रघुनाथ, माधव, विवेक और आलोक बहुत खुश होकर दुकान से घर लौटते हैं। अरे आज सबके सब इतने खुश क्यों लग रहे हो? गंगा, जब से ये दोनों नई बहुएं इस घर में आई हैं, दुकान की तो जैसे किस्मत ही चमक गई है। हाँ सच में, इन दोनों के डिजाइन किए हुए मटके बाजार में बहुत बिक रहे हैं। हाँ माँ, हमारी दुकान बाजार में सबसे टॉप पर चल रही है। मुझे तो पहले ही पता था कि ये दोनों मेरे घर की लक्ष्मी है। गंगा देवी शीतल और कोमल को चांदी की चूड़ियाँ देती हैं। ये मेरी तरफ से तुम दोनों का शगुन है। वाह, क्या किस्मत है इन दोनों की। मैं इतने सालों से इस घर में नौकरानी बनकर काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला और इन दोनों को चांदी की चूड़ियाँ मिल गई। कुछ कहा क्या तूने नंदिनी? नहीं नहीं माँ जी, मैंने थोड़ी कुछ कहा। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, रात का समय था। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। रघुनाथ और गंगा देवी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। चलो गंगा, भगवान की कृपा से दोनों बेटों का घर बस गया। अब बस मुझे अपनी मानसी की चिंता है। चिंता कैसी जी, अब तो व्यापार भी अच्छा चल रहा है। मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी शहर के किसी अमीर घर में जाए। बिल्कुल, मेरी बेटी एसी वाले कमरे में रहेगी। घर में नौकर चाकर होंगे। मैं गांव के बिचौलिए रमाकांत को जानता हूँ, वो बड़े रिश्ते करवाता है। कल ही उसे बुलाकर बात करता हूँ। अगले दिन सुबह रमाकांत रघुनाथ जी के घर जाता है। अरे रघुनाथ भाई, फिक्र छोड़ दीजिए। मैंने मानसी बिटिया के लिए शहर का वीआईपी रिश्ता ढूंढा है। लड़के वाले करोड़पति हैं और कल ही मानसी को देखने आ रहे हैं। बस आप लोग अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना। अरे रमाकांत भाई, आपने तो हमारे मन की मुराद पूरी कर दी। आप चिंता मत करो, हम तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन लड़के वाले रघुनाथ के घर आते हैं। दिखने में लड़के वाले बहुत अमीर लग रहे थे। देखिए रघुनाथ जी, शहर में हमारा बहुत ही नाम है। हमें आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें बस एक 4 पहिया की गाड़ी और घर का एकदम ब्रांडेड सामान दे देना। बस इतना ही हमारे लिए काफी है। भाई साहब, वो सब तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले ये तो बताइए कि शहर में आपका घर कैसा है। विनोद जी अपना फोन निकालकर रघुनाथ जी को फोटोज दिखाते हैं। ये देखिए, पूरा महल है हमारा घर। अरे वाह जी, घर तो आपका बहुत अच्छा है। भाई साहब, हमारा व्यापार कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी करूंगा। मैं अपना ये घर और बाजार वाली दुकान दोनों गिरवी रख दूंगा। अरे रघुनाथ जी, आप तो बाबूक हो गए। अगर घर गिरवी रखना है तो मैं एक ईमानदार सेठ को जानता हूँ, वो अच्छी कीमत दे देगा। आप बस घर और दुकान के कागज दे दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। रघुनाथ जी घर और दुकान के कागज विनोद जी को दे देते हैं। कागज लेकर विनोद जी अपने परिवार के साथ वहां से चले जाते हैं। अब मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में होगी। कुछ समय बीत जाता है। रघुनाथ जी घर के बाहर बैठे थे, तभी उनके पास एक गांव वाला न्यूज़पेपर लेकर आता है। रघुनाथ भाई, तुमने जिन लोगों से अपनी मानसी का रिश्ता तय किया है ना, उन लोगों की फोटो न्यूज़पेपर में आई है। अरे राजू, ये क्या बोल रहे हो? उन लोगों की फोटो पेपर में क्यों आएगी? अरे भाई साहब, वो कोई अमीर लोग नहीं हैं। वो एक नंबर के फ्रॉड और लुटेरे हैं, और वो लोग ऐसे हैं, अमीर बनकर लोगों को लूटते हैं। हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी दुकान, मेरा घर, मैंने तो उन लोगों पर विश्वास करके अपने घर के कागज भी दे दिए थे। रघुनाथ जी घर के अंदर जाकर रोने लगते हैं। गंगा, ओ गंगा, माधव, विवेक, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया रे। हम लोग बर्बाद हो गए। तभी वहाँ एक आदमी आता है। चलो भाई लोगों, रोना धोना बंद करो और अपने ये बोरिया बिस्तर बांधकर घर खाली करो। चलो
ओए तू कौन है बे, और हमारे घर में घुसकर हमें ही बाहर निकलने को कह रहा है? ओ आवाज नीचे कर लड़के, ये घर और तुम्हारी बाजार वाली दुकान अब मेरी है। सेठ जी मुझ गरीब पर रहम खाओ, वो लुटेरे थे, उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। ए देख बुड्ढे, मुझे इमोशनल मत कर, मैं इसके पैसे दे चुका हूँ, चुपचाप सामान उठा और निकल, वरना अभी पुलिस को बुला लूंगा। पूरा परिवार दुखी होकर घर से निकल जाता है। वो गांव वालों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता। थक-हार कर सभी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही बनोती हूँ। चुप कर पगली, इसमें तेरी क्या गलती है? बाबूजी हिम्मत मत हारिए, यहाँ पास में तपनपुर गांव है। हम दोनों बहनें पहले वहाँ काम से जाया करती थी, वहाँ भी काफी जमीन खाली पड़ी है। हाँ बाबूजी, हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उससे हम वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। ठीक कह रही हो बहुओं, चलो तपनपुर चलते हैं। पूरा परिवार सामान लेकर तपनपुर पहुंचता है। वहाँ बहुत गर्मी थी। रात को सब झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। अगले दिन से घर बनाने का काम शुरू हो जाता है। कुछ दिनों में छोटा सा घर तैयार हो जाता है। देख नंदिनी, बस यही आखिरी हार बचा है मेरे पास मानसी की शादी के लिए, ये तुझे संभाल कर रखना है। अरे माँ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, यह हार तो मेरी जान से भी बढ़कर है। मैं इसे ऐसे छुपा कर रखूंगी, जब आपको चाहिए हो तब मांग लेना। रात का समय हो जाता है। पूरे गांव में लाइट नहीं थी। पूरा परिवार घर से बाहर बैठा हुआ था। अरे बाप रे, ये मच्छर हैं या ड्रैकुला? खून पी गए यार पूरा। यहाँ तो ना लाइट है ना हवा, ऐसा लग रहा है किसी तंदूर में बैठा दिया है। तभी वहाँ दो गांव वाले आते हैं। अरे भाई साहब, आप लोग नए आए हो क्या? इस गांव का नाम ही तपनपुर है। यहाँ दिन रात ऐसी ही आग जैसी गर्मी पड़ती है। अरे कूलर और पंखे तो भूल ही जाओ, यहाँ लाइट का कोई अता पता नहीं है। कभी आती है तो इतनी तेज आती है कि टीवी कूलर पंखा सब फूंक जाते हैं। विजय और सूरज ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। रात का समय हो गया था। सब लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। हे भगवान, ये कैसी जगह आ गए हैं हम। उन गांव वालों की बातें सुनकर तो अब मुझे डर लग रहा है। इतनी भयंकर गर्मी में हम लोग यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे? मैं पहले ही कह रही थी बाबूजी, किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं। यहाँ तो तवे जैसी गर्मी है। उफ, ये मच्छर भी सारा खून पिए जा रहे हैं। भाभी आप थोड़ा शांत रहिए, घबराने से गर्मी और लगेगी। आज की रात जैसे तैसे काट लेते हैं, कल कुछ न कुछ जुगाड़ सोचेंगे। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन दोपहर को पूरा परिवार गर्मी से परेशान हो रहा था। बस अब मेरे हाथों में जान नहीं बची। चुप कर कलमुही, यहाँ हमारी सांस फूल रही है और तुझे अपना ड्रामा करना है। रघुनाथ जी और गंगा देवी खुद अब हाथ वाले पंखे से अपनी हवा कर रहे थे। ये देखकर शीतल और कोमल तुरंत उनके पास आती हैं। माँ जी लाइए, आप रुक जाइए, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। मैं और दीदी हवा करते हैं। हाँ बाबूजी, आप आराम से लेट जाइए। रात हो जाती है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी और इस गर्मी की वजह से रघुनाथ जी और गंगा देवी की तबीयत बिगड़ जाती है। अरे विवेक, देख बाबूजी की तबीयत कितनी खराब हो रही है। ये सब इस गर्मी की वजह से हुआ है। भैया आप लोग घबराइए मत, मैंने और कोमल ने ठंडा नींबू पानी बनाया है। माँ जी बाबूजी थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, आराम मिलेगा। दोनों रघुनाथ जी और गंगा देवी को नींबू पानी पिलाती हैं और रात भर जागकर उनकी हाथ वाले पंखे से हवा करती हैं। सुबह तक दोनों ठीक हो जाते हैं। दीदी इतनी गर्मी रही तो सास ससुर जी तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें कुछ हो जाएगा। तू सही कह रही है कोमल, हमें इस तपनपुर की गर्मी का कोई न कोई पक्का इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। अगली सुबह शीतल और कोमल गांव में घूमने निकलती हैं। तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो पौधों में पानी डाल रही थी। थोड़ा पानी पास रखे मटके पर गिर जाता है। दीदी वो देखो, वो डॉग उस मटके को क्यों सूंघ रहा है? वो कुत्ता उस मटके के पास घूमता है और फिर आराम से उस मटके के अंदर जाकर सो जाता है। अरे वाह, इतनी तेज धूप में तो कुत्ता उस मटके के अंदर कैसे सो गया? उसे वहाँ ऐसा क्या मिल रहा है? अरे बेटिया, वो मटका पानी गिरने से बाहर से भीग गया है। गीली मिट्टी की वजह से मटके के अंदर एकदम एसी जैसी ठंडक हो गई है, इसीलिए वो उसके अंदर सो रहा है। यहाँ के बेजुबान जानवर ऐसे ही मटकों में सोते हैं। अरे वाह, जानवरों का तो सही जुगाड़ है। शीतल और कोमल घर वापस आती है। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। शीतल कोने में रखे मटके से गिलास में पानी निकालती है। कोमल जरा हाथ डालकर देख, बाहर आग जैसी गर्मी है और मटके के अंदर बर्फ जैसी ठंडक। मुझे एक सॉलिड आइडिया आया है, हम ना मटकों का घर बनाएंगे। क्या बोल रही हो दीदी, मटकों का घर? कुछ भी। देख, हम छोटे छोटे मटकों से दीवार बनाएंगे और बांस को पाइप की तरह इस्तेमाल करेंगे। उन बांसों से सारे मटकों में पानी भर देंगे, फिर हमारा मटकों वाला ठंडा घर तैयार हो जाएगा। अरे हाँ, जब मटकों के अंदर पानी भरा रहेगा तो घर अंदर से बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। कुछ समय बीत जाता है। रात को खाने के बाद
शीतल सबको अपना ये आइडिया समझाती है। अरे वाह बहू, आइडिया तो तेरा एकदम गजब का है। अगर ऐसा हो गया तो हम इस गर्मी को मात दे देंगे। लो जी, आ गई इंजीनियर साहिबा। अरे मटकों का भी कोई घर बनता है क्या? क्या अब हम मटकों में रहेंगे? वैसे भी मटकों का घर बन ही नहीं सकता। ओ महारानी, तू अपना ये लाउड स्पीकर बंद कर ले। जब तेरे से कोई काम नहीं होता ना, तो बीच में मुंह मत चलाया कर। बाबूजी, मैंने पता किया है, यहाँ सबसे अच्छी और चिकनी मिट्टी नदी के किनारे मिलती है। कल सुबह सुबह सब वही चलते हैं। अगले दिन सुबह बहुत तेज धूप में पूरा परिवार नदी के किनारे मिट्टी खोदने जाता है। हे भगवान, कैसी मजदूरी करवा रहे हैं मेरे ससुराल वाले। मायके में तो मैं रानी थी और यहाँ फावड़ा चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। हाँ हाँ, तू तो जैसे इंग्लैंड की महारानी है, बड़ी नाजुक कली बनी फिर रही है। अरे जरा उन दोनों को देख, शीतल और कोमल को। वो सबसे आगे चलकर मिट्टी ला रही है। पूरा परिवार जल्दी से मिट्टी इकट्ठा कर लेता है। मिट्टी इकट्ठा होने के बाद सब लोग मटके बनाने लगते हैं। नंदिनी गुस्से में टेढ़े मेढ़े मटके बना रही थी। अरे नंदिनी, ये मटका बनाया है या कोई एलियन? इसे दीवार में लगाएंगे तो दीवार पहले ही दिन गिर जाएगी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सारा किया धरा इन दोनों चुड़ैलों का है। बड़ा शौक चढ़ा है मटके का घर बनाने का। मैं भी देखती हूँ कैसा महल खड़ा करती है ये दोनों। सबकी मेहनत रंग लाती है और कुछ ही देर में बहुत सारे मटके तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह दो गांव वाले आते हैं। रघुनाथ भाई, लगता है यहाँ मटके की दुकान खोलने का इरादा है आपका। नहीं काका, दुकान नहीं, हम इन मटकों से अपना घर बनाने वाले हैं। क्या मटके का घर? अरे लग रहा है तपनपुर की गर्मी तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। गांव वाले ये बोलकर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बाबूजी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इन्हें नहीं पता कि हम क्या बना रहे हैं। शीतल और कोमल उन मटकों को धूप में अच्छे से सुखा लेती हैं। बाबूजी, मटके अच्छे से सूख गए हैं। अब बस इन्हें भट्टी में पकाना है, लेकिन इसके लिए बहुत लकड़ियाँ चाहिए होंगी। हमें पास के जंगल से लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। जंगल? ना बाबा ना, मैं किसी जंगल में नहीं जाने वाली। वहाँ तो बड़े बड़े शेर, भालू और एनाकोंडा होते हैं। लकड़ी लाने के चक्कर में अगर किसी जानवर ने मुझे नाश्ते में खा लिया तो मेरी तो अभी पूरी जवानी पड़ी है। ओ महारानी, ज्यादा ड्रामा मत कर। चुपचाप कुल्हाड़ी उठा और हमारे साथ जंगल चल। अरे सासू माँ, आप तो हर बात पर मुझे धमकी क्यों देने लगती हो? पर कोई बात नहीं, चलती हूँ मैं आप लोगों के साथ। पूरा परिवार जंगल में लकड़ियाँ काटने पहुँचता है। तभी अचानक वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। बचाओ, मैंने कहा था ना यहाँ जानवर होंगे। तभी शीतल और कोमल बिना डरे तेजी से आगे बढ़ती हैं और लकड़ियों में आग लगाकर भेड़ियों को भगाने लगती हैं। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। आग देखकर भेड़िया डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वाह मेरी बच्चियों, तुम दोनों में तो लड़कों से भी ज्यादा हिम्मत है। अरे बाबूजी, इसमें हैरानी की क्या बात है? जिस तरह से इन्होंने डंडा घुमाकर भेड़िए को भगाया है, मुझे तो पक्का डाउट है कि ये शादी से पहले जंगल में ही रहती थी। तेरी ये जबान कैंची की तरह चलना कभी बंद नहीं होगी ना। पूरा परिवार लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। मटके पक्के होने के बाद सब लोग मिट्टी से मटके चिपका चिपका कर दीवार खड़ी करने लगते हैं। शीतल भाभी, मटकों की दीवार तो खड़ी हो गई, पर ये ठंडी कैसे होगी? देखो आलोक, हमने हर मटके में छोटा सा छेद किया है। अब ये बांस ऊपर लगाएंगे। बांस में भी छेद है, इसलिए पानी जाते ही सारे मटके अपने आप भर जाएंगे। पूरा परिवार दिन रात मेहनत करता है। देखते ही देखते बांस, मिट्टी और मटकों का एक बहुत ही शानदार घर बन जाता है। अरे बाप रे बाप, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इन लोगों ने तो सच में मटके का घर बना दिया। अरे भाई साहब, ये सब मेरी इन दोनों बहुओं के दिमाग का कमाल है। बाबूजी, वो जो कबाड़ में एक पुरानी मोटर पड़ी थी ना, मैंने और कोमल ने उसे ठीक कर दिया है। अब हमें हाथ से पानी नहीं भरना पड़ेगा। इस मोटर से पानी सीधा बांस के पाइप में जाएगा और मटकों में भरता रहेगा। शीतल मोटर चालू करती है। कुछ ही मिनटों में मटकों के अंदर पानी भर जाता है। पूरा परिवार घर के अंदर आ जाता है। मजा आ गया भाई। अंदर तो सच में बर्फ जैसी ठंडक है। अरे वाह, सच में घर तो बहुत ठंडा है। पर तुम लोग एक बात मत भूलना कि इस घर को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की है। हाँ हाँ, वो तो मुझे अच्छे से याद है कि किसने काम किया और किसने नहीं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। रात को पूरा परिवार अपने मटके वाले घर में चैन से सोता है। अगले दिन दोपहर को गांव की दो औरतें कटोरी लेकर तेल मांगने रघुनाथ के घर आती हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या जादू है गंगा जी? बाहर तो हम लोग भुट्टे की तरह सिक रहे हैं और आपके घर में तो लग रहा है जैसे किसी ने 4-4 एसी एक साथ चला दिए हो। ये सब मेरी दोनों नई बहुओं का कमाल है। दोनों औरतें तेल लेने के बाद वहीं बैठी रहती हैं। अरे ओ चाची, तेल मिल गया ना? तो अब यहाँ बिस्तर लगाने का इरादा है क्या? चलो चलो उठो यहाँ से। नंदिनी दोनों औरतों को डांटकर घर से बाहर निकाल देती है। मटके वाले घर की तारीफ हर कोई करने लगता है।
गांव के सरपंच जी अपने एसी वाले रूम में बैठे थे। तभी दो गांव वाले उनके पास जाते हैं। अरे आओ आओ भाइयों, बैठो हमारे एसी वाले कमरे में। अरे सरपंच जी, आपका ये बिजली खाने वाला डिब्बा तो अब कुछ भी नहीं है उन मटकों के घर के आगे। हाँ सरपंच जी, आपका ये एसी तो फिर भी लाइट जाने के बाद बंद हो जाता है, पर उनका घर तो बिना लाइट के 24 घंटे एकदम फ्रिज की तरह ठंडा रहता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हाँ, एक भिखारी परिवार के मिट्टी के घर से मेरे एसी की तुलना कर रहे हो? अरे सच कह रहे हैं सरपंच जी, तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। गांव वाले वहां से चले जाते हैं। रात को सरपंच जी गांव के एक आदमी भीमा के पास पहुंचते हैं। देख रहा है भीमा उन बाहर वालों को? वो कैसे अपने उस घर की तारीफ कर रहे हैं। हमारे बच्चे गर्मी में मरते हैं और वो लोग चैन से उस घर में सो रहे हैं। जी सरपंच जी, उनका घर तो एकदम ठंडा रहता है। यही तो बात है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे इस गर्मी में तड़प कर मर रहे हैं और वो बाहर वाले मजे से ठंडी हवा खा रहे हैं। अरे जाकर तोड़ दो उनका वो मटके का घर। आप सही कह रहे हैं सरपंच जी, मैं अभी जाकर उनका घर तोड़ देता हूँ। भीमा गुस्से में वहां से चला जाता है और सीधे रघुनाथ के घर पहुंचता है। वो घर तोड़ने वाला ही होता है कि तभी शीतल और कोमल उसे रोक देती हैं। रुको, ये क्या कर रहे हो काका? आवाज सुनकर पूरा परिवार भी घर के बाहर आ जाता है। ओए, तू हमारा घर तोड़ने आया था क्या? अभी बताता हूँ तुझे। जेठ जी नहीं, मारिए मत उनको। मार लो मुझे, मार लो, मैं क्या करूं? तुम लोग तो यहाँ एकदम ठंडे महल में सो रहे हो और वहाँ मेरा परिवार उस छोटे से घर में गर्मी में परेशान हो रहा है। काका आप रोइए मत और आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके लिए भी ऐसा ही मटके वाला घर बना देंगे। सच में बेटी? अरे रुको रुको, फ्री में थोड़ी ना मजदूरी करेंगे हम। घर बनेगा पर हम उसके पैसे लेंगे काका। नहीं भाभी, हम कोई पैसे नहीं लेंगे। काका आप जाइए, कल से हम आपका घर बनाना शुरू करेंगे। भीमा वहाँ से चला जाता है। हाँ हाँ, तुम लोग मत लेना पैसे, पर मैं तो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ, मैं तो सबसे चुपके से पैसे वसूलूंगी। अगले दिन शीतल और कोमल भीमा का घर बना रही थी। वहीं नंदिनी कोने में खड़े होकर गांव की औरतों से बात कर रही थी। देख चाची, अगर सबसे पहले अपना घर बनवाना है ना तो मुझे एडवांस में 500 रुपए दे दे। बिना पैसों के मेरी देवरानियां मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाएंगी। औरतें नंदिनी को पैसे दे देती हैं। मानसी ये सब दूर से देख लेती है और गंगा देवी को बता देती है। तेरी ये छोटी हरकतें कभी नहीं जाएंगी ना। तूने उन गरीब गांव वालों से घर बनाने के नाम पे पैसे ऐठे, निकाल वो पैसे अभी। अरे सासू माँ, पैसे ले लिए तो क्या हुआ, ये पैसे हमारे हक के हैं। अरे अकल की अंधी, ये गांव वाले ही अब हमारा परिवार है। मुसीबत में ये लोग ही हमारे काम आएंगे। तेरे ये चंद कागज के नोट नहीं, कल सुबह जाकर सबके पैसे वापस कर देना। ठीक है, कर दूंगी वापस। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार मिलकर गांव के कई लोगों के लिए मटके से छोटे छोटे घर तैयार कर देता है। रघुनाथ भाई, आपकी बहुओं ने तो हमारे गांव की किस्मत ही बदल दी। अरे आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। रात को रघुनाथ और गंगा देवी बैठकर बातें कर रहे थे। घर तो बन गया, पर अब इस गरीबी में मेरी मानसी की शादी कैसे होगी? मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी तक नहीं बची। हे भगवान, मेरी बच्चे के हाथ पीले कैसे होंगे। ये बातें दो गांव वाले सुन लेते हैं। वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन रघुनाथ के घर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। रघुनाथ भाई, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मानसी सिर्फ आपकी नहीं, इस पूरे गांव की बेटी है। हाँ हाँ भाई साहब, मानसी की शादी धूमधाम से होगी। हम अच्छा लड़का ढूंढेंगे और शादी का सारा खर्चा और इंतजाम हम सब गांव वाले मिलकर करेंगे। गांव वालों की ये बात सुनकर रघुनाथ जी और पूरा परिवार बड़ा खुश हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन सुबह सरपंच जी के नाती की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सरपंच जी, बच्चे को तो लू लग गई है। गांव में 3 दिन से लाइट नहीं है और गर्मी बहुत तेज है। इसे तुरंत किसी ठंडी जगह पर ले जाइए, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। अरे डॉक्टर, लाइट के बिना मेरे सारे एसी डिब्बे बन गए हैं। मैं कहां से लाऊं ठंडी हवा? हे भगवान, मेरे पोते को बचा लो। तभी रघुनाथ जी, शीतल और कोमल वहां आते हैं। सरपंच जी, हमें पता है आप हमसे नाराज हैं, लेकिन इस मासूम की क्या गलती? इसे तुरंत हमारे मटकों वाले घर में ले चलिए। चलिए, वहाँ एकदम बर्फ जैसी ठंडक है। सरपंच जी, ज्यादा बात करने का समय नहीं है, बस आपके बच्चे की जान बचाई है। सरपंच अपने पोते को लेकर मटके वाले घर में आता है। ठंडी हवा लगते ही बच्चा कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है। देखो, मेरा पोता ठीक हो गया, ठीक हो गया वो। सरपंच जी अपने पोते को लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मानसी का रिश्ता पक्का हो गया था। सभी गांव वाले शादी की तैयारी कर रहे थे। भाइयों, तुम लोगों ने तो मुझे सच में अपना परिवार मान लिया। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए सिवाय दुआओं के कुछ भी नहीं है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है और शादी वाला दिन आ जाता है।
नंदिनी, ओ नंदिनी, ला वो हार निकाल कर दे जो मैंने तुझे संभालने को दिया था। माँ जी, वो हार तो मुझसे कहीं खो गया। क्या बकवास कर रही है तू? अरे कल मुही एक ही सोने का हार बचा था। मुझे पूरा यकीन है तूने उसे बेच दिया या मायके भेज दिया। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी शीतल और कोमल वहां आ जाती हैं। माँ जी रुक जाइए, भाभी को मत डांटिए। वो हार भाभी ने नहीं, हमने उनके संदूक से निकाला था साफ करने के लिए, और हमसे ही वो खो गया। अच्छा, तो तुम दोनों महारानियों ने ये रायता फैलाया है। अगर वो हार नहीं मिला ना तो तुम दोनों को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। गंगा देवी गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती हैं। तुम दोनों ने मेरी चोरी का इल्जाम अपने सिर क्यों ले लिया? तुम दोनों को पता है ना कि हार मुझसे ही खोया है। क्योंकि आप हमारी बड़ी भाभी हो। घर की बड़ी बहू की इज्जत अगर छोटे नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हार यही कहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे। शीतल और कोमल जल्दी से वहां हार ढूंढती हैं। उन्हें वो हार मिल जाता है। ये लीजिए माँ जी, मिल गया हार। और सच बताऊं, ये हमें भाभी ने ही ढूंढ कर दिया है। नंदिनी, आज मुझे तुझे अपनी बहू कहने में गर्व हो रहा है। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया नंदिनी। अगर ये हार मिलता नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये बोलकर गंगा देवी वहां से चली जाती हैं। मुझे माफ कर दो छोटी, मैं तुम दोनों को बहुत बुरा समझती थी, पर आज तुम दोनों ने मेरी इज्जत बचा ली। अरे भाभी रोइए मत, परिवार में बर्तन तो खटकते ही रहते हैं। आज से हम तीनों बहनें हैं, कोई जेठानी देवरानी नहीं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। सभी गांव वाले बारातियों का इंतजार कर रहे थे। तभी रघुनाथ जी के फोन पर लड़के के पिता का फोन आता है। जी समझी जी, कहाँ हैं आप लोग? अरे रघुनाथ जी, ये कैसी भट्टी जैसी जगह में बुला लिया हम लोगों को। बाराती गांव के बाहर खड़े हैं और सबको बड़ी गर्मी लग रही है। जल्दी से एसी वाली गाड़ियों का इंतजाम कराइए, वरना बारात यहीं से लौट जाएगी। फोन कट जाता है। हे भगवान, अब मैं कहां से एसी वाली गाड़ियां लाऊं? सभी परेशान होने लगते हैं। तभी सरपंच जी वहां जाते हैं। अरे रघुनाथ भाई, टेंशन मत लो, मैंने सारी एसी गाड़ियां गांव के बाहर भेज दी हैं। बारात ठंडी हवा में राजाओं की तरह आएगी और आज से आप लोग मेरा परिवार हो। मानसी मेरी भी बेटी है। वाह सरपंच जी, आपने तो दिल जीत लिया। अब चलिए सब लोग बारात का स्वागत करने। कुछ समय बीत जाता है। बारात आ चुकी थी। मानसी मंडप में बैठी हुई थी। तभी माधव रघुनाथ के पास आता है। बाबूजी, अनर्थ हो गया। वो जो पंडित जी आने वाले थे, उनकी गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो गई। हाय राम, मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। अब इतनी रात को पंडित कहाँ से लाएंगे? सभी फिर से परेशान होने लगते हैं। तभी सरपंच वहां आ जाते हैं। अरे पंडित नहीं तो क्या हुआ? वैसे भी राजनीति में आने से पहले मैंने बनारस में 5 साल शास्त्र और वेद ही पढ़े हैं। आज मैं खुद अपनी बेटी के फेरे करवाऊंगा, चिंता मत करो। सरपंच जी खुद मानसी की शादी करवाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और सुबह हो जाती है। मानसी की विदाई हो चुकी थी। सरपंच जी रघुनाथ के साथ उनके घर में बैठे हुए थे। रघुनाथ भाई, अब आप लोगों को कहीं जाने की या कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इसी गांव में अच्छे से रहिए। गांव में पंचायत का जितना भी काम आता है वो सारा ठेका मैं माधव, विवेक और आलोक को दूंगा। और सरपंच जी, घर बनाने का ठेका तो मुझे ही देना, क्योंकि मजदूरी तो मैं ही सबसे अच्छी करती हूँ। नंदिनी की बात पर पूरा परिवार हंस पड़ता है।